हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगनी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के 16th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हम कोई भी हमारा डेली लाइफ का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से आएगी? हम जो भी खाना खाएंगे उसे वो एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो अब जो खाना हम खाते हैं उसी फॉर्म में क्या हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम जैसे बाइट लेते हैं खाने का तो वो बहुत बड़े होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए तो वो बहुत बड़े होते हैं। उनको पहले छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, फिर उसको आगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। तो हम कोई भी खाना खाते हैं उसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और हमारी बॉडी में इन 3 की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। और थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए, वो अलग न्यूट्रिएंट्स वो भी चाहिए, पर मेनली ये 3 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब ये साइड में इनकी वैल्यू लिख रखिए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब ये क्या होती है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या जीसी वैल्यू, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या होती है कि किसी भी कंपोनेंट को, जैसे हम यहाँ पे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, इनको अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम बर्न करेंगे या उसको टोटली कंबशन करेंगे उसका, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? वो हो गई उसकी जीसी वैल्यू यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो कितनी होती है? 4.1 कैलोरी पर ग्राम। अब कैलोरी जो यूनिट है वो इतनी छोटी होती है तो उसको बायोलॉजी में किलो कैलोरी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये किलो कैलोरी है, बट इसको बोलते नॉर्मली कैलोरी ही है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को का टोटल हम कंबशन करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 4.1 कैलोरी पर ग्राम। और वहीं 1 ग्राम प्रोटीन का करते हैं तो 5.1 कैलोरी। 1 ग्राम फैट का कंबशन करते हैं तो 9.45 कैलोरी। ये तो आ गई कि हम इसका नॉर्मली कंबशन करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये पर हम बॉडी में इसका कंबशन थोड़ी करते हैं, हम तो इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है हमारी बॉडी में जाके कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब हम इनका टोटल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो गई इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। जैसे कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4 कैलोरी, प्रोटीन की भी 4 कैलोरी और फैट की 9 कैलोरी। यानी अगर हम 4 ग्राम जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 16 कैलोरी प्रोड्यूस होगी। 5 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 20 कैलोरी प्रोड्यूस होगी। तो अगर जैसे क्वेश्चन भी आते हैं नीट में आ रखे हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें दे रखा है कि ये कोई इंसान का बोल दिया कि इसने खाने में ये खाया, जैसे एक प्रोटीन का नाम दे दिया, फैट या कार्बोहाइड्रेट, तो वो दे दिया कि इतने ग्राम ये प्रोटीन खाया है, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, इतने ग्राम फैट खाया है, तो उसकी टोटल कैलोरी इंटेक कितना है उसका, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये वैल्यू यूज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.0, प्रोटीन के लिए 4.0 और फैट के लिए 9.0। उसमें हम ये वाली कैलोरी नहीं, ये वाली जो वैल्यू वो नहीं यूज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि कोई इंसान है, उसने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फैट खाया है, तो उसका कैलोरी इंटेक कितना है? अब ये तो हमने नॉर्मली इन नाम के फॉर्म में बात कर ली, बट अगर नीट में जैसे क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे आ सकता है कि प्रोटीन नहीं दे के वहां पे सीधा कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम दे दे, जैसे कैरोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, तो प्रॉपर प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं वो। और दूसरा, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट के साथ या तो ये तीनों या इसमें से कोई एक हटा के फाइबर दे दिया साथ में, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फाइबर का कोई भी कैलोरी नहीं होता, वो 0 कैलोरी पे चलते हैं। कैलोरी हमें सिर्फ इन 3 की ही कैलकुलेट करनी है। तो 100 ग्राम उसने क्या लिया? कार्ब, तो 100 इंटू कार्ब की कितनी है कैलोरी? 4, तो 400 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की हो गई। फिर 5 ग्राम प्रोटीन है तो 5 इंटू 4, 20 कैलोरी प्रोटीन की हो गई। और 10 ग्राम फैट है तो 10 इंटू 9, 90, यानी टोटल 510 कैलोरीज का इंटेक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलोरी इंटेक में हम ये वैल्यू लिखेंगे, यानी फिजियोलॉजिक वैल्यू लिखेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू नहीं लिखनी है। नेक्स्ट, हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ जैसे हम पानी भी पीते हैं, तो अब
पानी के क्या हो गया, उसमें इसके मेन 2 मेजर फंक्शन दे रखे हैं बुक में, एनसीईआरटी में। और वो मेजर फंक्शन क्या है, एक तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, यानी मेटाबॉलिज्म में। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, तो उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट, इसकी सेकंड क्या हो गया फंक्शन की, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो ये प्रिवेंट क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। तो ये तो हमने बात कर ली, इसका चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया, या मेरे हमने फूड के बारे में बात कर ली। अब ये तो था हमारा फूड का। अब हमें इसको एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। वो काम क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ब्रीफली देखते हैं। तो डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करने से पहले हम ये एक छोटी सी बात देखते हैं। जैसे मान लो ये फूड है हमारा, जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो ये हमारा फूड हो गया, इसको हम इनटेक कर रहे हैं। तो अब ये फूड एज इट इज यहाँ पे तो यूटिलाइज होगा नहीं, इसको काम या इससे एनर्जी कौन बनाएगा, ये सेल बनाएगी। और सेल इतनी छोटी होती है कि इस डॉट में हजारों सेल आ सकती है, इतनी छोटी सेल्स होती है। तो अब इस फूड को यहाँ तक पहुंचाना, अब फूड को एज इन फूड से क्या मतलब है कि सारा तो काम का है नहीं। जैसे मान लो ये एप्पल खाई हमने, तो ये सारी तो काम की है नहीं। अब इसके अंदर से हमारा यूजफुल पार्ट कौन सा है, इसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब हमारे काम की चीजें हैं। इनको यहाँ तक सेल तक पहुंचाना, और जो इसका अदर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे फाइबर और हो गया, तो वो हमारा लिए यूजफुल है। बस फाइबर क्या करता है, डाइजेशन में ईज प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन को थोड़ा सा इजी बना देता है। बाकी उसका कोई एनर्जी प्रोडक्शन में उसका कोई यूज नहीं है। तो उन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, तो इन जो हमारे यूजफुल जो कंपोनेंट्स है उनको इस सेल तक पहुंचाना, क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जैसे मान लो प्रोटीन है तो वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है तो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अब इनको इतने छोटे लेवल तक पहुंचाना, सीधा तो पहुंचा नहीं सकते कि प्रोटीन को पहुंचा दिया, तो उसको क्या करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स की चेन हो गई, तो उसको छोटे लेवल पे डिवाइड करके, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस सेल तक पहुंचाते हैं। और इस सेल में भी इसका यूज नहीं है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में इससे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो उसके लिए इसको और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो डाइजेशन 2 लेवल पे हो गया। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि हमने फूड को इस सेल तक पहुंचाया, इसको हम बोल देंगे डाइजेशन। इसके लिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अभी आगे देखेंगे। और उसके बाद वो जो कंपोनेंट्स थे हमारे, जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स है या जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे सेल में पहुंच गए। अब उससे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगी उससे एनर्जी। कैसे प्रोड्यूस करेगी वो हम जैसे सेल के जो चैप्टर्स आएंगे, सेल बायोलॉजी, उसमें बात करेंगे। बट उससे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। वो क्या हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब उसके सेलुलर लेवल पे जो डाइजेशन होता है उसके वेस्ट है ये। तो इन वेस्ट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो पहले हम मेन ये जो प्रोसेस है ये वाला, इसके लिए कौन यूज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। या इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, और इस प्रोसेस के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम शो कर रखा है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दोनों मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को निकाल दें, यानी सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रिया, इनको निकाल दे, तो जो फूड का जो पाथवे होगा, जो हमने फूड इंटेक किया उसका सारा पाथवे क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मेन पार्ट्स हो गए, पहला हो गया बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक के पास में लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट हो गया रेक्टम, और फिर एनस। और जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लिवर हो गई और पैनक्रियाज हो गई। तो खाना हम जो भी इंटेक करेंगे उसको ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा स्टमक में रखेंगे, उसको पहले हम मुंह में रखेंगे। तो पहला आता है माउथ। तो माउथ क्या हो गया कि एक कैविटी होती है जो हमारे गालों से और होठों से कवर्ड रहती है। उसके अंदर की कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, जिसको इस डायग्राम में शो कर रखा है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे ऊपर पैलेट होता है, तो पैलेट का मेनली काम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर उसका
मेन काम होता है कि ग्रिप बनाने का काम होता है फूड पे, कि जैसे जब हम फूड को मैस्टिकेट कर रहे हो या उसको चबा रहे हो फूड को, तो वो स्वेलो ना हो जाए, अपने आप हम उसको वो निगल नहीं जाए। या जैसे जो कार्निवोरस होते हैं, जो शिकार करते हैं, तो वो उनका शिकार मुंह से निकल नहीं जाए, इसके लिए वो ग्रिप बनाने का काम करता है पैलेट। उसके बाद सबसे पहले आता है टंग। तो टंग क्या होता है? एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उससे अटैच्ड रहता है। किससे? फ्रेन्यूलम से। और टंग की जो अपर सरफेस होती है उसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिली, जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। कुछ एक पैपिलीज होते हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीथ की। तो टीथ क्या होते हैं? हार्ड च्यूइंग सरफेस हो गए, यानी ये हार्ड होते हैं नेचर में। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि ये जो इनेमल से बने हुए होते हैं। जो ऊपर वाली जो सरफेस है जो हम देख सकते हैं नॉर्मली, वो इनेमल से बनी हुई होती है। और इनेमल क्या है? बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। और ये च्यूइंग सरफेस है, यानी ये खाने को चबाने में, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, दांत की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहली ये थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट यानी जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो जॉ बोन है उसके अंदर रेड कलर के सॉकेट बना रखे हैं। तो इन सॉकेट के अंदर ये जो टीथ है वो एम्बेब्ड रहते हैं, यानी धसे हुए रहते हैं ये दांत। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। नेक्स्ट, ये डाइफायोडोंट होते हैं, यानी ह्यूमन की लाइफ साइकिल में 2 सेट आते हैं टीथ के। पहले तो हो गए मिल्क टीथ और दूसरे हो गए परमानेंट टीथ। थर्ड, ये हिट्रोडोंट होते हैं, यानी इनके टीथ एक तरह के नहीं होते, सारे दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे 4 तरह के दांत होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें मुंह का हाफ पार्ट दे रखा है। तो इसमें हाफ पार्ट में भी एक साइड या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इंसिजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलार है और 3 मोलार है। तो ये एक एडल्ट के दांत दे रखे हैं, यानी किसी एडल्ट में कितने दांत हो गए? 32 दांत। तो उनमें से एक साइड की हम बात करें तो 2 इंसिजर हो गए, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। वहीं अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें प्रीमोलार नहीं होते और मोलार भी एक कम होता है, यानी 2 ही मोलार होते हैं। फिर जैसे 17 साल की एज तक प्रीमोलार आ जाता है, पर फिर भी उनमें 1 मोलार टीथ जो है वो कम होता है, वो 18 साल के बाद में आता है। बक्कल कैविटी में नेक्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड। ये 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। एक होती है पैरोटिड, एक सबलिंगुअल और एक सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। तो ये 3 तरह की होती है सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड तो कहाँ होती है? गालों के पास में होती है। सब मैक्सिलरी होती है लोअर जॉ के नीचे और सबलिंगुअल होती है जीभ के नीचे, यानी टंग के नीचे। अब सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स होता है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज और एक लाइसोजाइम। तो ये मेनली यही होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि जैसे सलाइवरी अमाइलेज है तो डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है माउथ में। कैसे? कि वो 30% स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ में ही करवा देता है सलाइवरी अमाइलेज, और स्टार्च को किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लाइसोजाइम जो है वो एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट वर्क करता है, जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। और इस सलाइवा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे Na+ हो गया या Cl- हो गया, K+ हो गया। तो ये कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और ये जो सलाइवा है वो बेसिक नेचर की होती है। और इसी के साथ माउथ में कुछ ऐसी जो ड्रग्स हो गई, जो माउथ की म्यूकोसा जो होती है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उन ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन साथ ही साथ माउथ में हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।